अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इस वीडियो पे रुकिएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको पूरी लाइफ काम आएगा। फिर चाहे आप इसे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करो, गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट करो, हेल्थ मैनिफेस्ट करो, ओवरऑल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करो, जो चाहते हो आप इससे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब इस वीडियो को बनाने का आइडिया मेरे पास आया है, ऐसे समझ लो मेरे पास दो तरह के इस तरह के क्वेश्चन आए। एक तो मैं सेशन ले रहा था आज ही, तो सेशन में भी मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया और किसी ने मुझे मैसेज भी किया था, मेरे एक पुराने स्टूडेंट ने, तो उनको भी मैंने इसी बारे में बताया। तो बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था कि वो अपनी लाइफ में एक सेंटर पॉइंट पर आकर के स्टक हो चुके हैं, जहाँ पर एक तरफ उनका स्पेसिफिक पर्सन है, किसी रीज़न की वजह से वो साथ नहीं है, लेकिन अब ये उन्हीं को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यानी उसी इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ करंट रियलिटी क्या है कि फैमिली की तरफ से प्रेशर है शादी को लेकर के, और घर वाले शादी कराने की जल्दी भी कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम निकाला है इस वाले फेज में, तो ना तो अब वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही वो वापस मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन में आकर के फंस गए हैं जहाँ पर एक तरफ वो अपना फ्यूचर चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ने का सोचते भी है, तो पीछे की चीज़ें उनको याद आती है। तो उनको मैंने बेसिकली अब्राहम का भी बताया कि अब्राहम इस जगह पे क्या कहती है, लॉ ऑफ अजम्पशन इस जगह पे क्या कहता है, और मैं इस जगह पे क्या मानता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अब्राहम का आंसर बताता हूँ। अब्राहम इस जगह पे कहती है कि किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में आप अपनी अलाइनमेंट का सोर्स मत बनाओ, या उसको एक प्राइज़ की तरह ना देखो, एक गोल की तरह ना देखो कि मुझे इस इंसान को पा लेना है और इस इंसान को पा लेने से मुझे खुशी होगी। क्योंकि अब्राहम के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने का टूल नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये आपकी पूरी लाइफ को चेंज करता है। तो जब आप किसी एक इंसान को अपनी लाइफ का गोल बना लेते हो तो आप अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा क्रिएट करते हो, क्योंकि वो चीज़ आपको वैसी होती नहीं दिखती जैसी आप अपनी लाइफ में चाह रहे होते हो, और उस जगह पे आप परेशान होने लगते हो। तो ऐसे में अब्राहम कहती है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करो, उस पर्सन पे फोकस ही मत करो, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस आपकी अलाइनमेंट पे होना चाहिए। बेसिकली वो करना अपनी लाइफ में जो आपको एक्चुअल में खुशी देता है, जहाँ पर आप एक्चुअल में चेंज ला पाते हो अपने हिसाब से। जैसे रिसेंटली मैंने अलाइनमेंट के लिए क्या किया था अपनी लाइफ में, मेडिटेशन मैंने जब करना स्टार्ट किया था, उसके साथ मैं वीडियो गेम्स भी बहुत ज़्यादा खेलने लगा था। तो वीडियो गेम्स के थ्रू में आप समझोगे मैं अलाइनमेंट में और जल्दी आ पाया, क्योंकि वीडियो गेम्स में पहले खेला करता था, अब मेरी रूटीन में वो चीज़ नहीं होती है। तो मैं जो वीडियो गेम्स पहले खेला करता था बचपन में, वही वीडियो गेम्स मैंने वापस खेलनी स्टार्ट की। तो मुझे वो दिन याद आने लगे जो मेरी लाइफ में बहुत अच्छे होते थे बचपन वाले, जिसमें मैं खुश होता था। तो उसकी वजह से क्या होने लगा कि मैं अपने काम में या अपने आप में बहुत अच्छा फील करने लगा। उसके बाद ऐसा हुआ कि लोगों से मेरा डिस्कनेक्शन हो गया पूरी तरह से, यानी पहले से ये डिस्कनेक्शन चल रहा था कि कोई कभी कहीं से टूट रहा है, कभी कहीं से टूट रहा है। एट दी एंड वो चीज़ें सारी तरह से निकल गई, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से फोकस्ड हो गया। उसके बाद अब मेरी लाइफ में वो ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई करियर के बेसिस पे या मनी के बेसिस पे, जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी उस फेज़ में हूँ जहाँ पर मैं वापस ग्रोथ वाले डायरेक्शन में जा रहा हूँ। पहले क्या हो रहा था कि ग्रोथ आई वापस से माइनस, ग्रोथ आई वापस से माइनस, और माइनस पे स्टक। तो बहुत टाइम से जो कंटिन्यूस ग्रोथ मेरी रुकी हुई थी वो ब्रेक होनी स्टार्ट हो गई, उसमें मैं ग्रोथ करना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से मैंने अलाइनमेंट को अचीव किया, जहाँ पे कोई भी पर्सन मेरे से बाहर वो मेरी अलाइनमेंट का सोर्स नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा कनेक्टेड ही हूँ जगन्नाथ जी से, तो इस हिसाब से आप मान सकते हो कि हाँ, मैं अब्राहम वाले आंसर को ज़्यादा कंसीडर करता हूँ अगर रिलेशनशिप की बात यहाँ पे आती है तो। लेकिन स्टिल ये एक मैनिफेस्टेशन की चॉइस है, यानी ये चॉइस है, ये आप पे थोपा नहीं जा रहा कि आपको यही करना है। आपके डिसीजन है लाइफ के, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। तो ये डिसीजन मैं अपने लिए लेता हूँ, तो इसीलिए मैं मैनिफेस्टेशन, स्पेसिफिक पर्सन की मैनिफेस्टेशन से मोस्टली दूर रहना पसंद करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे एक आंसर और आता है जो लॉ ऑफ अजम्पशन का आंसर है, या बेसिकली बोलो रोबोटिक अफर्मेशंस है। तो जैसे हम लॉ ऑफ अजम्पशन की बात करते हैं, तो अजम्पशन ये कहता है कि आप अपने माइंड में जो चीज़ अज्यूम करोगे वो आपकी लाइफ की रियलिटी बनेगी। हर एक पर्सन में एक अच्छा साइड होता है, एक बुरा साइड होता है, या उस पर्सन को देखने का आपका नज़रिया होता है, उस रिलेशनशिप को देखने का आपका नज़रिया होता है, और कुछ आपके पुराने पैटर्न्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, जिसको लेकर के आप अपनी लाइफ में आगे चलते हो। जैसे अगर इंटरकास्ट है आपका रिलेशनशिप में, इंटरकास्ट वाला सिचुएशन है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पता होता है कि रिलेशनशिप में आपके फैमिली में ये प्रॉब्लम आएगी या उनके फैमिली में ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसका डिस्कशन जब होता है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में, तो लोग उस पर एग्री करने लग जाते हैं, उस पर बिलीव करने लग जाते हैं। उसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि जहाँ पर एट द एंड मैरिज में प्रॉब्लम्स आती है, उसकी वजह से दो लोग सेपरेट हो जाते हैं। अब सेपरेट होने का रीज़न अलग बन जाता है, भले झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ आपके रिलेशनशिप में, आपको लगेगा कि सामने वाला इंसान ख़राब है, सामने वाले को लगेगा कि आप ख़राब हो, लेकिन कोई भी ये ध्यान नहीं देगा कि ये बिलीफ जो आप इतने टाइम से लेकर के चल रहे हो अपनी लाइफ में,
कि हमारे में इंटरकास्ट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है मैरिज में, तो वो बिलीफ ने इस रीज़न को क्रिएट किया कि किसी रीज़न से आप दोनों सेपरेट हो जाओ। तो सेपरेशन का जो एक्चुअल रीज़न है वो आपका बिलीफ है, ना कि वो पर्सन जिसमें आपको लग रहा है कि कोई बुराई आ गई है या वो पर्सन बदल गया है। वो पर्सन नहीं बदला है, आप नहीं बदले हो, बस वो सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आपका वो बिलीफ अब आपके आगे आकर के खड़ा है। जैसे मान लीजिए इतने सालों तक आप रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि बिलीफ आपका रिलेशनशिप को लेकर के नहीं था, आपका मैरिज को लेकर के था। अब जहाँ मैरिज की बात आई कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, तो यहाँ पे वो बैरियर आके खड़ा हो गया आपके बिलीफ का कि अब रिलीजन की वजह से ये चीज़ नहीं हो सकती या कास्ट के डिफरेंट होने की वजह से ये चीज़ नहीं हो सकती। तो सिचुएशंस उस तरीके की बनेंगी ही बनेगी। तो ऐसे में क्या होता है, लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है ये एक पुराना बिलीफ है, और बिलीफ और कुछ नहीं सिर्फ रिपीटेड थॉट्स होते हैं। जैसा अब्राहम भी कहती है कि अगर कोई चीज़ पे अगर आप फोकस करते हो कंटिन्यूस, वही चीज़ आपकी लाइफ का बिलीफ बन जाती है। यानी जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करोगे वही चीज़ आपका बिलीफ बनेगी। सेम बात बोलोगे तो अब्राहम भी कहती है अपनी मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली किताब में कि चेंज योर स्टोरी चेंज योर लाइफ। जैसी आपकी लाइफ की स्टोरी होगी, आपकी लाइफ की रियलिटी उसी तरीके की बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि पुराने बिलीव्स आप कुछ होल्ड करके अपनी लाइफ में बैठे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। सेम आपके रिलेशनशिप में भी होगा, सेम मनी को लेकर के भी होगा, करियर को भी लेकर के होगा, गवर्नमेंट जॉब को भी लेकर के होगा। कोई ना कोई ऐसा बिलीफ जो आपको पीछे की तरफ खींचता है। जो पीछे की तरफ खींचने वाले बिलीफ होते हैं वही रेजिस्टेंस होते हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब हम उसको ब्रेक कर देते हैं तो वो अलाइनमेंट कहलाती है। जैसे इस सेंटेंस में बोलो कि रिलीजन या कास्ट की वजह से हमारी शादी नहीं हो सकती, अगर ये आपका बिलीफ है तो ये रेजिस्टेंस है। और अलाइनमेंट इस जगह पे क्या है कि चाहे सिचुएशन जो भी हो हमारी शादी जरूर होगी, ये अलाइनमेंट है। अब ये सिर्फ शब्द होंगे स्टार्टिंग में, जब आप इसको रिपीट करना स्टार्ट करते हो इस पे आपका बिलीफ नहीं होता, इस पे आपकी फीलिंग नहीं होती, ये आपको अपोजिट लगते हैं बोलने में, या इसको रिपीट करने में भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हो। तो इसका रीज़न ही यही है कि ये आपकी लाइफ की रियलिटी नहीं है, बस इसीलिए आप इसको ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो बोलते समय। लेकिन आपका लॉ ऑफ अजम्पशन यही कहता है कि कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक एफर्मेशन या कोई भी एक आप समझ लो एक न्यू स्टोरी जब आप लेते हो, आप अपनी करेंट रियलिटी में चाहे जो भी हो रहा है उसको देखते हुए, उसको नज़रअंदाज ना किए बिना भी सिर्फ और सिर्फ अगर इसको रिपीट करना स्टार्ट कर देते हो तो क्या होता है कि पुराना रेपिटेशन जो आपका होता है, जो आपके माइंड में ऑलरेडी चल रहा होता है उस चीज़ को लेकर के, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर आपका माइंड ये बिलीव करता है कि रिलीजन की वजह से या कास्ट की वजह से हमारी मैरिज नहीं हो सकती, तो ये बिलीफ अभी आपके माइंड में बैठा है, ये आपको नेचुरली रिपीट करता है, यानी ये खुद को नेचुरली रिपीट करता है। इसके अपोजिट आप एफर्मेशन लेते हो, तो एफर्मेशन को आपको बार बार इतनी बार आपको इसको रिपीट करना होगा जब तक आपका ये पुराना वाला बैरियर टूट ना जाए आपके माइंड से, आपके माइंड से ये चीज़ निकल करके रिप्लेस ना हो जाए कि रिलीजन की वजह से हमारी शादी नहीं हो सकती। तो अब इसमें क्या होता है कि कई लोग पूछते भी है कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे कि वही आंसर आता है, अब्राहम वाला एक आंसर है यहाँ पे कि आपको कितना टाइम लगेगा इसको चेंज करने में। अगर आपको 1 महीना लगेगा इस वाले पैटर्न को चेंज करने में अपने माइंड से, तो आपको मैनिफेस्ट करने में 1 महीना लगेगा। अगर आपको 1 साल लगेगा इसको चेंज करने में, तो आपको रियलिटी में भी 1 साल लगेगा। तो ये टोटली आपके ऊपर होता है कि आप इसको किस तरीके से देखते हो। और यहाँ पे अब्राहम वाला भी जो रास्ता है ना, वो ख़राब नहीं है, वो जस्ट देखोगे तो एक इजी रास्ता है, जहाँ पर अब्राहम बोलती है कि अपनी हैप्पीनेस को किसी और के ऊपर डिपेंड मत रखो। बस इतना ही सा कहना है उनका भी, क्योंकि अगर आप अब्राहम वाला रास्ता भी चुनते हो तो एट द एंड आप अलाइनमेंट में आते हो। अलाइनमेंट में आना मतलब पुराने बिलीव्स का, पुराने पैटर्न्स का ब्रेक हो जाना। तो एट द एंड अगर आपकी डिज़ायर होती है उसी पर्सन की, तो आपको अब्राहम वाले फेज में भी वही पर्सन मिलता है आपकी लाइफ में। लेकिन बस वही होता है कि अब्राहम वाला जो आंसर है वो हर कोई कंसीडर नहीं करता है, हर कोई उसको चूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसा फील करा देता है कि आपको कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। और अब्राहम ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि आप किसी पर्सन को नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। उन्होंने हालांकि ये भी कहा है, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में कहा है कि आप बिल्कुल सामने वाले को मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन उनका वे ही अलग हो जाता है। वो बेसिकली आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं और आप खुद को प्रायोरिटी देने की ज़्यादा बात करते हैं। तो वो वाले रास्ते में क्या होता है कि आप थोड़ा इंजॉय करते हुए, थोड़ा रिलैक्स फील करते हुए, अच्छा फील करते हुए आगे निकलते हो। वहीं दूसरी तरफ रोबोटिक अफर्मेशन वाला जो मैनिफेस्ट करने वाला फेज़ होता है, इसमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपको ज़्यादा मिलती है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो जहाँ पे कोई चीज़ ज़रूरी हो जाती है, टाइम पे बंध जाती है, तो ऐसे टाइम पे फिर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो यही है कि बस 2 तरह के आप फेजेस देख सकते हो अपनी लाइफ में। ये वही बात आ जाती है जैसे स्कूल वाले टीचर्स हमको बोलते थे ना कि पूरे साल अगर तुमने पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और पूरे साल अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है, बदमाशी की है, तो एग्ज़ाम के टाइम में तुम क्या ही कर लोगे। तो एग्ज़ाम के टाइम पे हम फिर भी पास हो जाते थे किसी भी तरीके से, 1 दिन पहले पढ़ करके भी या नहीं पढ़ करके भी हम पास हो जाते थे बिना चीटिंग के।
तो वो भी एक फ़ेज़ होता था। तो यहाँ पे भी अगर उस चीज़ को रिलेट करके देखो तो इसका मतलब ये है कि पूरे साल पढ़ने का मतलब है कि अब्राहम वाला फ़ेज़, कि पूरे साल आप अपने आप को उस वाइब्रेशन में रखो, ताकि आप एट दी एंड आप इस वाली सिचुएशन में नहीं फँसोगे कि जहाँ पे आपको एक टाइम बॉन्ड मिल जाए कि इतने टाइम में अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं किया तो आप उस चीज़ को लूज़ कर दोगे। और दूसरे वाले फ़ेज़ में ये आ जाता है कि जहाँ पर हमारा बिलीफ होता था कि हम एक दिन पहले भी पढ़ करके बिना चीटिंग के ही अपने एग्ज़ाम्स को पास भी कर लेते थे, नहीं भी पढ़ते थे तो भी पास कर लेते थे, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा होता था कि हम अपनी पढ़ाई को लेकर के उतना सीरियस होते ही नहीं थे, तो रेजिस्टेंस उतना नहीं होता था, तो एट द एंड हम मैनिफेस्ट कर लेते थे। लेकिन अभी करेंट रियलिटी में एज एन एडल्ट हर किसी में उतनी रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप उस चीज़ को लेकर के सीरियस होते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर लॉ ऑफ अजम्पशन का रास्ता अपनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर एफर्मेशन जो होती है, एफर्मेशन आप समझोगे यूज़ करना इजी भी होता है। क्यों? क्योंकि एफर्मेशन आपका माइंड हमेशा रिपीट ऑलरेडी कर रहा है, एक थॉट प्रोसेस पे आपका माइंड ऑलरेडी चल रहा है, थॉट्स हमेशा आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आपको बस एक सेंटेंस रखना है जिसको आपको बार बार रिपीट करते रहना है। अब रिपीट भी आप कैसे करोगे? काम करते करते, वॉक करते करते, या जब रेस्ट कर रहे हो वैसे टाइम पे, या दिन में 1-2 बार आप बैठ करके भी एफर्मेशन कर सकते हो, जितनी बार आप उसको रिपीट करना चाहो। तो ऐसे ही आप अपनी रेपिटेशंस को बढ़ाना स्टार्ट करते हो। वो तरीका भी आपको अपने हिसाब से चूज़ करना होता है कि मुझे एफर्मेशन करनी है तो मुझे किस तरीके से इसके लिए टाइम निकालना है, क्योंकि इसके लिए कुछ खास अलग से टाइम निकालना नहीं होता, जस्ट आप इसको अपनी रूटीन में, अपनी ओवरऑल लाइफ में सेट कर सकते हो। तो बस प्रॉब्लम वहीं आती है कि जब आपको बहुत कुछ पता होता है तो आप हर जगह भागने की कोशिश करते हो कि किस चीज़ से जल्दी रिजल्ट मिल जाए, क्या सब्लिमिनल से जल्दी मिल जाएगा या एफर्मेशन से जल्दी मिल जाएगा। तो रिजल्ट वही डिपेंड करता है कि आपके माइंड के चेंज होने पे, जब माइंड में शिफ्ट आएगा, रियलिटी में शिफ्ट आएगा। इवन तो अगर आप सब्लिमिनल यूज़ करते हो तो सब्लिमिनल जब आप सुन रहे हो तो सब्लिमिनल सुनते सुनते जितने टाइम वो प्ले हो रहा है उतने टाइम तक आप रोबोटिकली एफर्म कर सकते हो। तो सब्लिमिनल की लेंथ होती है 10 मिनट, 15 मिनट या 5-7 मिनट, तो उतने देर में आप कितना रेपिटेशन कर लेते हो एक चीज़ को लेकर के। तो अगर आपको रेपिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे चैनल का कोई भी सब्लिमिनल आप सुन सकते हो, या फिर अगर आपके पास पर्सनल है तो भी, या अगर आप पर्सनल बनवाना चाहो तो भी, बेसिकली बस उसको सुनते सुनते आप अपने एफर्मेशन को रिपीट कर सकते हो। और सब्लिमिनल अगर आप दिन में 2 से 3 बार सुन रहे हो तो 2 से 3 बार 10-15 मिनट के लिए अगर आप रिपीट कर लेते हो मन ही मन, तो आपकी वाइब्रेशन में वो शिफ्ट जल्दी आने लगता है। या सब्लिमिनल नहीं भी सुन रहे हो, कोई गाना ही सुन रहे हो, तो गाना सुनते सुनते भी आप उसको कर सकते हो, लेकिन बस वही है कि गाने पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, फिर गाना बस प्ले होता रहेगा, आप एफर्मेशन करोगे। तो इस तरीके से स्मार्टली आपको किसी वे में अपने एफर्मेशंस को ऐड करना होता है, और ज़्यादा एफर्मेशन आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ आप उसी को इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि एक बार अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ सब कुछ बढ़ जाता है। तो इस तरीके से फिर एट द एंड आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है, और एक मैनिफेस्ट कर लोगे तो फिर बाकी दूसरा भी वैसे ही मैनिफेस्ट किया जाता है, आगे भी आप वैसे ही मैनिफेस्ट करोगे। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी इस तरीके की सिचुएशन में फंसे हो और उस जगह से निकलना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट में बात कर सकते हो, या फिर मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। अगर आप सब्लिमिनल बनवाते हो तो सब्लिमिनल के साथ साथ आप बोलोगे तो मैं आपको रोबोटिक एफर्मेशन भी दे दूंगा, यानी मैं लोगों को मोस्टली दे देता हूँ उनकी सिचुएशन के हिसाब से। अगर वो ना भी बोले तो अगर मुझे लगता है कि उनको ज़रूरत होगी इस सिचुएशन पे तो मैं उनको दे देता हूँ रोबोटिक एफर्मेशन। और अभी सब्लिमिनल पे डिस्काउंट भी चल रहा है रथ यात्रा के लिए, तो आप चाहो तो आ सकते हो। तो अगर आपको चाहिए हो सब्लिमिनल या सेशन तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप उस पर टेक्स्ट करके अपना सब्लिमिनल या सेशन ले सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है कि हाँ, अब जब एफर्मेशन करोगे तो फीलिंग नहीं आती है, तो फीलिंग का यहाँ पे क्या रोल होता है? फीलिंग का देखोगे तो बहुत बड़ा रोल तो नहीं होता है, लेकिन स्टिल रोल होता है। तो आप उसको देखोगे कि फीलिंग्स किस तरीके की है, कई बार वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, यानी आप क्या फील कर रहे हो। जैसे बोलते हैं एंड फीलिंग की, कि अगर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे तो कैसा फील करोगे। अब आपका माइंड बोलेगा कि वो चीज़ जब मेरी लाइफ में है ही नहीं तो मुझे कैसा पता होगा कि मैं कैसा फील करूँगा उस चीज़ को पा करके। तो इसका मतलब यही होता है कि हम फीलिंग्स में फंस जाते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका मीनिंग देखोगे तो एंड फीलिंग यही होता है कि जब आप किसी चीज़ को पा लेते हो तो आप बहुत खुश हो जाते हो, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप उसके बारे में बताते हो, खुशी से बताते हो, सक्सेस स्टोरीज के तौर पे आप उसको शेयर करते हो। तो वही फीलिंग क्या होती है, वो कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। या और सिंपल शब्दों में बोलो तो फीलिंग या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है। अब जब आप स्टार्टिंग में एफर्मेशन करना स्टार्ट करोगे फीलिंग नेगेटिव होती है, लेकिन जितना आप रेपिटेशन करते जाओगे फीलिंग्स का भी आपको शिफ्ट होता हुआ आपकी लाइफ में नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। और फीलिंग का चेंज होना, फीलिंग का पॉजिटिव होना एक इंडिकेशन है, या बोलो एक साइन है कि आप एक सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। आपको उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना है जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती।
दैट्स इट, बस इतना ही है, आपको इतना ही करना है। आपको चूज़ करना है दो में से एक। ऑब्वियसली अगर आप दूसरा वाला चूज़ कर रहे हो तो फिर आपको वो रेपुटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ के ना होते हुए परेशान हो और आपको लगता है कि रोबोटिक एफर्मेशन उस जगह पे मुश्किल है, तो देखोगे तो मुश्किल तो आपको दोनों ही जगह पे फेस करनी पड़ेगी। आप बिना अपनी डिज़ायर के अगर रह पा रहे हो, तो अगर रह तो बेसिकली हम नहीं पाते अपनी डिज़ायर के बिना, तो आप समझ लो कि बिना अपनी डिज़ायर के भी हमें पेन ही होता है। तो ऐसे में अगर हम उसके लिए कुछ एफ़र्ट्स लेते हैं तो उसमें भी हमें पेन होता है। तो परेशानियों से तो बच तो आप वैसे भी नहीं रहे हो, तो ऐसे में क्या है कि आप एट दी एंड एक डिसीजन ले लो, दो में से एक जगह मूव करने का। या तो अब्राहम वाला आंसर चूज़ कर लो या तो लॉ ऑफ अजम्पशन वाला आंसर चूज़ कर लो। ये आपको स्टक नहीं होने देगा, आपको परेशान नहीं होने देगा। स्टार्टिंग में जो परेशानी आएगी आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें से निकल ही जाओगे। और निकलोगे भी तभी जब आप कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन करते हो या सब्लिमिनल सुनते हो फिर उसको छोड़ देते हो, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन भी उसी तरीके की छूटती जाएगी। तो इसीलिए एट द एंड जो चूज़ कीजिए उसी में कंसिस्टेंसी रखिए। फिर अपने माइंड को भटकाइए मत, कहीं और डायरेक्शन में मत जाने दीजिए कि पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन चूज़ कर लिया, अब लॉ ऑफ अजम्पशन चूज़ कर लेते हैं, अब ये नहीं हो रहा तो वापस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो ये नहीं करना है, जस्ट चूज़ करो और उसी पे कंसिस्टेंट रहो जब तक आप मैनिफेस्ट ना कर लो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।